हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईगो विश्व सर, जहाँ पढ़ता है इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे आपसे मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो आएगी आपके मनी एंड बैंकिंग के टॉपिक से है, जो कि आपका फोर्थ सेमेस्टर बीए फोर्थ सेमेस्टर का आपको टॉपिक मिला हुआ है। मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा बैंक एंड पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, ये पूरा आपका पेपर का नेम है। आज हम इसकी वीडियो को देखेंगे और पहली एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे बोलते हैं मनी, मीनिंग एंड फंक्शन, मुद्रा, अर्थ एंड कार्य। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, क्योंकि जो बच्चे कॉलेज में देखने को नहीं मिल रहे हैं उन्हें आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि हो सकता है वो फिर बाद में फेल होंगे। आप लोगों के इंटरनल एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है, और आपको हो सकता है एक दो दिन में डेट शीट मिल जाए देखने को। 25 के आसपास आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो बीए के आपके बच्चे हैं जो मेरे क्लास में फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो उनके पास जो टॉपिक है वो मनी एंड बैंकिंग का है, ठीक है। और मनी एंड बैंकिंग में जो आपका मैंने जो भी बच्चे आए हैं उन्हें सबको पता है, मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लगभग आपको सारे करा दिए हैं। सिलेबस जो रहेगा आपका इंटरनल के लिए वो 3 यूनिट रहेगी। यूनिट नंबर 1, ठीक है, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। कितनी यूनिट? यूनिट नंबर 1 पूरी रहेगी, यूनिट नंबर 3 पूरी रहेगी और यूनिट नंबर 4 पूरी रहेगी। यूनिट नंबर 2 को स्किप किया गया है, ठीक है। आपके इंटरनल के लिए यूनिट नंबर 2 को क्या किया गया है? स्किप किया गया है, ठीक है। क्योंकि यूनिट नंबर 2 से जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव थोड़े ज़्यादा आते हैं, मतलब कि आपके जो है फाइनल एग्जाम में मिलेंगे देखने को, वो थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। इंटरनल एग्जाम के लिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। आपका जो इंटरनल एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब कि आपका थ्योरी वाला होगा, ठीक है। तो आपका थ्योरी वाला एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट यूनिट अच्छे से कर लेना, थर्ड यूनिट अच्छे से कर लेना और फोर्थ यूनिट अच्छे से कर लेना। जो भी बच्चे नहीं आ रहे वो थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ लें, वरना तो आप फेल होने की उम्मीद पर हो पूरे के पूरे। अब हम देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराऊंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने कॉलेज में भी कराए हैं और कुछ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे भी कराता हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट आते हैं, आपके इंटरनल के लिए भी और आपके एक्सटर्नल के लिए भी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही, वो है आपका मुद्रा का अर्थ और कार्य। मुद्रा के क्या अर्थ होते हैं और क्या कार्य होते हैं। मनी का मीनिंग और फंक्शन, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। पहले हम देखते हैं मुद्रा का अर्थ क्या होता है। क्या होता है मनी, मुद्रा? अगर हम बात करें मुद्रा क्या होता है, तो मुद्रा हमारी वो है जो हमारा लेन देन कर सके। किसी भी वस्तु का लेन देन हम जिससे कर सकते हैं, किसी वस्तु का लेन देन जिस भी चीज़ से हम कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए मनी है। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी वस्तु को देकर आपको वस्तु ले लूँ तो वही वस्तु मेरे लिए क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी। तो इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन बन सकती है वो यही है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट यही इसकी डेफिनेशन है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा सिंपली वे में। देखिए अंग्रेजी भाषा में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, जो मनी को क्या कहा जाता है? मनी, मुद्रा को मनी कहा जाता है। तो अंग्रेजी भाषा का जो मुद्रा है उसका अंग्रेजी भाषा का शब्द क्या है? मनी है। मनी कहाँ से आया है? मनी शब्द मोनेटा से लिया गया है। मनी शब्द कहाँ से लिया गया है? मोनेटा से लिया गया है। और जो मोनेटा है वो एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, ये लिखा है, लैटिन भाषा का वर्ड है। तो मनी का मनी जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? मोनेटा से लिया गया है। और मोनेटा एक लैटिन वर्ड है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिला है आपका फाइनल एग्जाम में भी और आपके इंटरनल एग्जाम में भी, ठीक है। मोनेटा जो है रोम की देवी जूनो, रोम की एक देवी थी जूनो, उनसे जुड़ा हुआ है, उनका ही एक दूसरा नाम है। मतलब कि जो रोम की देवी थी जूनो, उसको ही, उनका ही एक दूसरा नाम था क्या? मोनेटा, ठीक है। कहा जाता है कि प्राचीन में इटली में देवी को स्वर्ण की देवी माना जाता था। मतलब कि जो इटली की देवी थी उसे स्वर्ण की देवी माना जाता था। और इनके मंदिर में चलने वाले जो सिक्के थे उनको क्या बोला जाता था? टंकन या ढलाई। ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि टंकन या ढलाई क्या होते हैं। तो टंकन और ढलाई क्या है? मुद्रा है जो सिक्के माने जाते थे। क्या थे? सिक्के। तो सिक्कों को ही टंकन या ढलाई कहा जाता था। क्वेश्चन किस टाइप से आता है? क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं। जैसे मनी शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मनी शब्द कहाँ से लिया गया है? मोनेटा से लिया गया है। और मोनेटा क्या है? लैटिन वर्ड है। और मोनेटा का दूसरा नाम, मतलब कि देवी जूनो का ही दूसरा नाम मोनेटा था, वहीं से आया है ये, ठीक है। जो सिक्के चढ़ते थे उसको क्या कहा जाता था? उसको टंकन या ढलाई कहा जाता था। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है।
जो देवी जूनो के मंदिर में जो मुद्रा बनाई जाती थी उसका ही नाम मोनेटा रखा गया। मतलब कि जो मुद्राएं थी उसको ही क्या कहा गया, मोनेटा कहा गया, और मोनेटा से क्या बना, आपका मनी बना। तो मनी शब्द की उत्पत्ति यहीं से हुई है। ऐसा नहीं है कि मनी शब्द की उत्पत्ति सिर्फ यही है, ये सबसे फेमस है आपका मोनेटा वाली, पर लेकिन और भी अलग अलग है। जैसे आपका पेनिसुला शब्द से भी हुई है, ठीक है, मतलब कि अलग अलग आपको देखने को मिली है। एक और क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि मुद्रा को जो उस समय जो मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा थी वो हमारे पशु थे। क्या वो थे, पशुओं को सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा माना जाता था उस समय, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आप मुद्रा का अर्थ बता देंगे, कि सारा सारा मुद्रा का अर्थ हो गया, ठीक है। मुद्रा के अर्थ बताने के बाद हम चलेंगे परिभाषा पे। परिभाषा दो तीन तरह की परिभाषाएं होती है, ठीक है। सबसे पहली होती है वर्णनात्मक परिभाषा, जिसे हम परंपरावादी परिभाषा भी बोलते हैं। मुद्रा क्या है, मुद्रा को इसको जो तोड़ा गया है वो दो हिस्सों में तोड़ा गया है। एक है आपका मांग जमा और एक है आपका करेंसी। करेंसी क्या क्या होती है, करेंसी आपके सिक्के कॉइन और आपकी पेपर करेंसी, उनको पेपर जो मुद्रा होती है उन दोनों को जोड़ के क्या बनता है, करेंसी बनती है। यहाँ पर एक चीज़ होती है मांग जमा। मांग जमा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट, डी डिमांड डिपॉजिट। अब ये मांग जमा क्या है, देखिए जो परंपरावादी परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग आपकी करेंसी और मांग जमा को जोड़कर ही क्या बनती है, आपकी मुद्रा बनती है। तो मांग जमा क्या होता है, मांग जमा आपकी डिमांड डिपॉजिट होता है, जो कि क्या होता है, जो आपके बैंक में आपने जमा कराई हुई है। मतलब कि ऐसी जमा कुंजी जो आपकी मांग पर आपको प्राप्त हो जाए, उसे क्या बोलाता है, मांग जमा बोलते हैं। जैसे कि आपने अपने बैंक में पैसे जमा कराए हुए हैं, आपने अपने बैंक में क्या कराए हुए हैं, पैसे जमा कराए हुए हैं। अब बैंक में जो पैसा आपने जमा कराया हुआ है उसे आप अपनी मांग पर कभी भी मांग सकते हो, वही आपकी मांग जमा हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से अर्थशास्त्री आते हैं, क्राउस्ट आ जाते हैं, कोलबॉन आ जाते हैं, हार्ट आ जाते हैं और विट्स आ जाते हैं। ये सारे सारे जो अर्थशास्त्री हैं वो किस में आते हैं, आपकी परंपरावादी परिभाषा या फिर वर्णनात्मक परिभाषा में आ जाते हैं, ठीक है। तो वर्णनात्मक परिभाषा से परंपरावादी परिभाषा से पता चल गया मुद्रा क्या है, करेंसी प्लस मांग जमा है। उसके बाद दूसरी परिभाषा जो होती है वो आपकी क्या होती है, वैधानिक परिभाषा, या जिसे हम शिकागो दृष्टिकोण भी बोला जाता है। शिकागो दृष्टिकोण में करेंसी के बाद मांग जमा, और मांग जमा में एक और चीज जोड़ दी जिसे बोलते हैं सावधि जमा। अब ये सावधि जमा क्या होता है, सावधि जमा को इंग्लिश में बोला जाता है टाइम डिपॉजिट। क्या, टाइम डिपॉजिट, टी अब ये टाइम डिपॉजिट क्या है, टाइम डिपॉजिट आपका वही है कि कुछ समय अवधि के लिए, मतलब कोई टाइम पीरियड के लिए अगर आप अपना जमा कुंजी को रखो, जैसे आपका एफडी होती है, एफडी कराते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट कैसे कराते हैं, कुछ समय के लिए कराते हैं। मतलब कि आपने 1 साल के लिए एफडी करा दी तो 1 साल के अंदर अंदर आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते, 1 साल बाद ही निकालोगे। तो शिकागो दृष्टिकोण या फिर वर्णनात्मक परिभाषा के अनुसार क्या है, इसको क्या गया, करेंसी के बाद डिमांड डिपॉजिट प्लस आपका टाइम डिपॉजिट, मतलब कि मांग जमा और सावधि जमा, इन सबके सम को, इन सबके जोड़ को ही क्या बोलते हैं, मुद्रा बोला जाता है। तो ये अलग अलग है, जिसमें आपका फेमस कौन है, नैप है, ठीक है। नैप की परिभाषा इसमें आती है। उसके बाद तीसरे है आपका सामान्य, मतलब कि सामान्य या फिर आधारित परिभाषा, जो सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषा होती है। इसमें दो टाइप की मिलती है, दो टाइप की। एक आपका जो फेमस है वो है आपका गुडले और शो के दृष्टिकोण के अनुसार, क्या होता है, करेंसी, मांग जमा, सावधि जमा, और इसमें दो चीज़ें और जुड़ जाती है, बचत बैंक जमा और शेयर और आपके बॉन्ड्स। बचत बैंक जमा, बैंक से आपको जो बचत मिलती है ना, आपके बैंक में जमा करने पर जो बचत में बैंक में आपको ब्याज मिलता है, तो आपका वो बैंक बचत जमा हो जाती है। शेयर, आप शेयर समझती हो, आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो, ऐसे ही बॉन्ड्स खरीद लेते हो किसी भी कंपनी के, ठीक है, वो बॉन्ड्स, इस सब में जुड़कर ये गुडले के और शो के अकॉर्डिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको फॉर्मूला दे दिया और हो गया, ये आपके एक्सटर्नल पूछाएंगे, और इंटरनल में आपको थ्योरी में लिखना है पूरा। अभी बताऊंगा मैं कैसे लिखना है। उसके बाद लास्ट आपका केंद्रीय बैंक दृष्टिकोण। आपका पता है केंद्रीय बैंक कौन है, आपका केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई आपका केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। अक्सर मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा है, अक्सर बच्चे ऊटपटांग क्वेश्चन का आंसर करते हैं इसका। अब इसके अकॉर्डिंग मुद्रा क्या है, जो ये आपका केंद्रीय बैंक, मतलब कि अभी के समय पे चल रही है। इसमें कौन कौन सा था, करेंसी, मांग जमा वही पुरानी चीज़ें हैं, सावधि जमा वही, बचत बैंक जमा, ठीक है, शेयर वही, बॉन्ड्स वही। अब इसमें दो तीन चीज़ें और जुड़ जाएगी, जिसे बोलते हैं प्रतिभूतियाँ, असंगठित क्षेत्रों का साख।
प्रतिभूतियां क्या होती हैं? आपके डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके घर के डॉक्यूमेंट, इधर उधर के डॉक्यूमेंट, आपके जितने भी कागज वगैरह होते हैं वो प्रतिभूतियां हो जाएगी। मतलब कि प्रतिभूतियों को भी जोड़ लिया, मतलब कि आपका घर और आपकी ज़मीन वो भी इसमें जुड़ जाएगा। असंगठित क्षेत्र मतलब कि ऐसे प्राइवेट सेक्टर जहां से आपको साख प्राप्त होता है, मतलब साख मतलब कि आपका क्रेडिट बनता है, आपका पैसा बनता है, तो ऐसे सेक्टर को भी जोड़ लिया जाएगा, वो आपका केंद्रीय बैंक दृष्टिकोण में आ जाएगा। इसमें कौन कौन सेंगमन, क्लाउस, किन्स, ये सारे सारे आपके सारे अर्थशास्त्री आ जाएंगे, आपके जो मॉडर्न वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके परिभाषाएं होंगी, ये आपकी 3 तरह की परिभाषा होगी, 3 तरह की परिभाषा आपको लिखनी है। अब देखो ये मैंने आपको शॉर्ट में सारा का सारा समझा दिया। अब देखो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, जो आपका इंटरनल एग्जाम होंगे उसमें आपको सबसे पहले आप बताएंगे क्या, सबसे पहले आप बताएंगे मीनिंग, मीनिंग में सारा कुछ, ये सारा कुछ दे देंगे मीनिंग में कि कहाँ से लिया गया है, क्या है इसकी उत्पत्ति। उसके बाद आप लेंगे परिभाषाएं, परिभाषाएं जैसे प्रकृति पे आधारित परिभाषाएं, वर्णनात्मक, यही परिभाषाएं। परिभाषा में सबसे मैंने बताया था महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है, आपकी हार्डले-विट्स की परिभाषा है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, अक्सर देखने को मिला है, एग्जाम में आया है, छोटा सा होता है, पूछ लिया जाता है। मुद्रा वह है जो मुद्रा मापन व भुगतान का साधन है, ये आपके कोलबॉन्स ने बताया गया है। ठीक है, अलग अलग परिभाषाएं दे देंगे 2-3 तरह की। ऐसी वैधानिक परिभाषा मतलब लीगल डेफिनेशन, वैधानिक परिभाषा में कौन कौन से हैं, कैप की मैंने बताया था, कैप की परिभाषा अक्सर पूछी जाती है। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाए वह मुद्रा कहलाती है। मतलब कैप ने क्या कहा है, कोई भी वस्तु जो आपके राज्य द्वारा दे दी गई वही आपकी क्या है, मुद्रा है। ठीक है, दोष क्या है मुद्रा में, नैप द्वारा दी गई परिभाषा में दोष मिलते हैं। किस तरह के दोष हैं आपके, जनता का विश्वास, अगर आपको कोई मुद्रा कहा गया तो जनता का विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ ये मुद्रा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल नहीं दूंगा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे कि मैंने दिया गया एक रुपये वाला छोटा सिक्का होता है, देखा है एक छोटा सिक्का, अब वो मुद्रा है लेकिन लोग बाग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो विश्वास भी होना चाहिए लोगों का। ठीक है, तो हर कोई, अगर राज्य ने कह दिया है कि ये मुद्रा है तो हो सकता है लोग बाग उसे एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, और भी अलग अलग चीज़ें ऐसे सामान्य उसमें दे देंगे। मुद्रा वह वस्तु है जो स्वागत प्राप्त हो, मतलब कि जो कहीं से भी प्राप्त हो जाए। मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में समानता स्वीकार की जाती हो, मतलब विनिमय हो सके, उससे लेन देन किया जा सके, तो ये आपका सामान्य स्वीकृति में परिभाषा होगी। तो आप एक परिभाषा, एक 2 परिभाषाएं हर किसी पे आधारित परिभाषा देंगे। अब उन परिभाषा जुड़े हुए आप उनके वो भी बताओगे कि कैसे समझाई गई है। इन परिभाषाओं को ही समझाओगे किस किस दृष्टिकोण से, जैसे मैंने अभी बताया, ये बताया था ना अभी ऊपर बैंक डिपॉजिट वाला। तो मुद्रा क्या है, करेंसी, मांग जमा, ये आपका कौन सा हो जाता है, परंपरावादी परिभाषा के अनुसार। तो आप इसे चेकबुक मनी भी बोल देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, इसे चेकबुक मनी भी बोला जाता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, और आपको इस डिमांड डिपॉजिट को चेकबुक मनी भी बोला जाता है। ठीक है, शिकागो दृष्टिकोण बताया अभी मैंने, तो शिकागो दृष्टिकोण को ऐसे लिख देंगे, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, सावधि जमा भी। ठीक है, उसमें बता देंगे, अच्छे एक्सप्लेन, इसी की चीज़ को एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, फिर गुडले और शो के अनुसार, गुडले और शो के अनुसार वही सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पर इसने फॉर्मूला नहीं दे रखा गया, कोई बात नहीं, इसने फॉर्मूला नहीं दे रखा, पीछे दे रखा है, वहां से लिख लेना आप। ठीक है, इनकी बुक का नाम याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गुडले और शो ने अपनी बुक कौन सी बुक थी, मनी इन ए थ्योरी ऑफ फाइनेंस, ये बुक का नेम मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। मनी इन ए थ्योरी ऑफ फाइनेंस में बताया था इनकी परिभाषा के अनुसार। ठीक है, ये लिखा हुआ है आगे है, यही वो सब, इसमें क्या क्या चीज़ जुड़ जाएगी, वो सारी चीज़ें जुड़ जाएगी कि कौन कौन सी गैर बैंकिंग, वो सारा का सारा पीछे दिया हुआ है, बचत जमा, शेयर, बॉन्ड्स, सारे इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, आगे क्या क्या आ जाएगा, सेंट्रल बैंक के अनुसार, मतलब कि आपका आरबीआई के अनुसार वही सारी चीज़ें क्या क्या जुड़ेगा इसमें, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, ऋण, शेयर, बॉन्ड्स और असंगठित क्षेत्र भी जुड़ जाएगा। ठीक है, ये सारा सारा आपका जुड़ जाएगा। ऐसी आप सारी परिभाषा दे देंगे और ये आपका हो जाएगा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो ये, अगर ये तो है सिर्फ परिभाषा से जुड़ा हुआ, मतलब कि अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि अर्थ और परिभाषा बताएं, मुद्रा की अर्थ और परिभाषा, सिर्फ इतना कहा जाए तो यहाँ तक आपको पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए मुद्रा का अर्थ, परिभाषा और कार्य, तो इसका मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा हो गया। तो आप अपने परिभाषा को थोड़ा क्या कर देंगे, सीमित कर देंगे, उसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और कार्यों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कार्यों को क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे फंक्शन को। आज के हमारी वीडियो में आपकी पूरी परिभाषा मैंने समझा दी। अब कल की वीडियो में आपको कार्य समझाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं और एक क्वेश्चन अगर पूरा दिया है तो पूरा बन जाता है। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा।
कल हम देखेंगे इसके कार्य कि मुद्रा के क्या कार्य होते हैं। सभी लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी आपके एग्जाम है तो अच्छे से इसको तैयारी कर लें, जो जो मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लें, उतना ही आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम नई अगली वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।